हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारी यूनिट का नाम क्या है? ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? पहले हम इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। एंड फिर हम उनकी ट्रेनिंग मेथड्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स? तो हमको पता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको फिजिकली फिट बनाया जाता है ताकि जब मैचेस हों, टूर्नामेंट्स हों, तो ये जो प्लेयर्स हैं अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब फिजिकली फिट होने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स पर हमको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? प्रिपेयरिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड अंडरस्टैंडिंग द गेम। देयर आर 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम जब एक प्लेयर को ट्रेन करते हैं तो हम इन सारे ही कंपोनेंट्स पर ध्यान देते हैं। तो अब हम इन सारे ही फिजिकल कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे और उनकी ट्रेनिंग मेथड्स को जानेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज स्ट्रेंथ? इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसा कि हम आर्म रेसलिंग में देखते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमारे हाथ को नीचे गिराने की कोशिश करता है और हम उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, आर्म रेसलिंग। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। एक मसल कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, उसको भी हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जब हम किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ वर्क, कितनी तेज़ी से काम करना है, रेजिस्टेंस और वेट, कितना वेट उठाना है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कितनी देर तक काम करना है, कितनी बार काम करना है, और ट्रेनिंग के बीच में या एक्टिविटी के बीच में प्लेयर को कितना रेस्ट देना है। तो दोस्तों, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ, एक होती है डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल पोजीशन से हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम आर्म रेसलिंग में कर रहे थे, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी, एक ही पोजीशन पर थे हम और हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। और डायनामिक का मतलब है कि हम रेजिस्टेंस को तो ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोशन है, मूवमेंट है। तो हमारी जो डायनामिक स्ट्रेंथ होती है उसके भी 3 टाइप होते हैं: मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो अब हम इन सारी ही स्ट्रेंथ को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन। ठीक है, तो हम एक ही पोजीशन से, सिंगल पोजीशन से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम आर्म रेसलिंग में करते हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। तो डायनामिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और इसमें रेजिस्टेंस को ओवरकम तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट होती है। और इसके भी 3 टाइप होते हैं, दैट इज मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो दोस्तों, मैक्सिमल स्ट्रेंथ नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमल यानी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर। जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम वेट जो एक प्लेयर उठा सकता है वो है 70 kg, तो उसकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 70 kg की। तो कितना वेट आप उठा सकते हो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमल स्ट्रेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल, वेट लिफ्टिंग या फिर रेसलिंग। हमारा नेक्स्ट स्ट्रेंथ है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप कितना वेट उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी आ जाती है। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आ जाता है एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। जैसे कि कितना वेट आप उठा सकते हो वो हो गई आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ, लेकिन आप 2 मिनट के अंदर कितना वेट उठा सकते हो तो वो क्या हो जाएगी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। It is the quality of muscles to contract forcefully in the quickest possible time.
जैसे कि मैंने बोल दिया कि वेट लिफ्टिंग, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्सिमल स्ट्रेंथ का। लेकिन मैंने बोला वेट लिफ्टिंग विथ हाई स्पीड, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जंपिंग एक्टिविटी, मसल्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम। और लास्ट होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। It is the ability to overcome resistance under fatigue conditions. It is combination of strength and endurance. यानी कि थकान की कंडीशन में भी अगर आप दौड़ते जा रहे हो रेस में, तो क्या बोलेंगे कि आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत लंबी लंबी रेसेस होती हैं, तो जिनका एंड्योरेंस अच्छा होता है वही रेस को फिनिश कर पाता है। तो थकान की कंडीशन में भी, फटीग की कंडीशन में भी अगर आप अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पा रहे हो तो आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। तो हमारे 3 टाइप के स्ट्रेंथ हो गई। मैक्सिमल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आप कितना वेट उठा सकते हो। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब है आप कितना वेट उठा सकते हो लेकिन कितने जल्दी, कितने कम टाइम में। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि आप थकान की कंडीशन में भी कितने अच्छे से काम कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेनिंग मेथड्स क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें हम मूवमेंट्स को देख नहीं सकते, एज सच वहाँ पे कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होती है और जो मसल्स की लेंथ होती है वो सेम ही होती है। आइसोटोनिक में क्या होता है, जब हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हम विजिबल मूवमेंट देख सकते हैं और मसल्स की जो लेंथ है वो भी चेंज होती रहती है। और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में विजिबल मूवमेंट्स होती हैं अलॉन्ग विथ हाई कॉन्ट्रैक्शन इन फ्लेक्चर एंड एक्सटेंशन मसल्स। तो ये मसल्स क्या होती हैं हम इनको पढ़ने वाले हैं। और आइसोटोनिक की भी 2 टाइप होती है, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। तो हम इन सारी ही चीज़ों को डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटिंगर एंड मुलर इन 1953। आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, यानी कि जब हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हमारी मसल्स की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ वॉल, तो जब आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ तो बिल्ड हो रही है बट एज सच आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे कोई दूसरा पर्सन अगर आपको देखेगा आपको दीवार खसकाते हुए तो उसको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी आपकी, ठीक है। तो इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होती है और जो मसल्स की लेंथ है वो सेम ही होती है। जैसे कि मैंने कोई योगा पोज करा और उस पोज को मैंने होल्ड करा तो वहाँ पर कोई पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। These exercises have no external movements and work done is zero. Hence, these exercises have no visible movement, though a lot of pressure is experienced by the person performing it. जैसे आप किसी वॉल को धक्का दोगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है लेकिन आपकी मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है और आप एक ही पोजिशन से वो एक्सरसाइज को कर रहे हो। These exercises are effective for weight lifting, judo and wrestling. तो इन सारे ही स्पोर्ट्स में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पुशिंग अ वॉल, होल्डिंग पोजिशन लाइक इन आसनास या फिर लिफ्टिंग वेट्स। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, प्लैंक पोज अगर हम करें और उसको होल्ड करके रखें तो वो हो जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ऑल राइट, तो एडवांटेजेस क्या होंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के, कि इसको कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो। कहीं पर भी आपने दीवार देखी उसको धक्का देने लग गए तो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाएगी। या कहीं पर भी आप योगा कर सकते हो, उस आसन को होल्ड करके रख सकते हो। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है और कम टाइम में ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है और काफ़ी अच्छी स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। और हम मेन एक्टिविटी से करने से पहले इन एक्सरसाइजेस को एज अ वार्म अप यूज कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर, लेस और नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, लेस टाइम एंड मोर इफेक्ट्स, डेवलप्स हाई लेवल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ, कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्म अप सेशंस। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए कि डायनामिक स्ट्रेंथ नहीं डेवलप होती है क्योंकि मोस्टली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ऐसी एक्सरसाइजेस को करने से ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है और व्यक्ति जो है, प्लेयर जो है, इन एक्सरसाइजेस में अपने इंटरेस्ट को लूज कर सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, रोज रोज वही एक्सरसाइज करने से वो बोर हो सकता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, डायनामिक स्ट्रेंथ इज नॉट डेवलप्ड, रेजेस ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिपीटेशन और लेस वेराइटी, इसमें कम वेराइटी होती है।
दोस्तों हमारी नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइज होती है आइसोटोनिक। तो आइसोमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही पोजीशन पे हम उस एक्सरसाइज को करते हैं और उस एक्सरसाइज में विजिबल मूवमेंट्स नहीं होती है और मसल्स की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, जब कोई एक्सरसाइज करता है तो यहाँ पर विजिबल मूवमेंट्स होती हैं, यानी मूवमेंट्स को हम देख सकते हैं और यहाँ पर मसल्स की जो लेंथ है वो चेंज होती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं। सो दीज वर डेवलप्ड बाय डी लून इन 1954। आपको याद रखना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सेम टेंशन। आइसो का मतलब सेम है और टॉनिक का मतलब क्या है, टेंशन। अब यहाँ पे टेंशन का मतलब क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि फोर्स से रिलेटेड है। सो इन दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस द मस्कुलर ग्रुप हैज टेंशन अलोंग विथ विजिबल मूवमेंट्स। द लेंथ ऑफ मसल्स शॉर्टन्स और लेंथन्स ड्यूरिंग एक्शन along with tension. Some work is done during these exercises like jumping, running, any exercise with movement. अब जैसे मैं वॉल को जब धक्का दे रही थी तो वहाँ पे वर्क डन 0 था, एक ही जगह पर खड़ी थी। लेकिन आइसोटोनिक में क्या कर रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ वर्क तो परफॉर्म हो भी रहा है, विजिबल मूवमेंट्स भी हैं और जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो बढ़ती है, घटती हैं। कैसे, ये भी हम पढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आइसोटोनिक की भी 2 टाइप होती है, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जब ये डंबल मेरे हाथ में है और डंबल को मैंने ऊपर लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। और डंबल को जब मैंने नीचे करा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। तो अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक, जब मैंने डंबल को ऊपर लिया तो वो हो जाएगी कॉन्सेंट्रिक। और एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, जब डंबल को मैंने नीचे करा। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शन इन विच द फ्लेक्सर मसल शॉर्टन्स ड्यूरिंग एक्शन व्हाइल एक्सटेंशन मसल शॉर्टन्स इन लेंथ। तो आपने अगर बायोमैकेनिक्स चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, जो बाइसेप्स वाला एरिया है उधर होती है फ्लेक्सर मसल्स और ट्राइसेप्स वाले एरिया में होती है एक्सटेंशन मसल्स। तो जब मैं डंबल को ऊपर लूंगी तो क्या होगा, मेरी जो फ्लेक्सर मसल है वो शॉर्टन हो रही है। ठीक है, मैंने ऐसे करा तो ये जो मेरी मसल है वो शॉर्टन हो रही है और जब मैंने इसको खोला तो ये क्या हो रही है, लेंथन हो रही है। ऑल राइट। तो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, जब मैं डंबल को ऊपर ले रही हूँ, तो जब मैं डंबल को ऊपर ले रही हूँ तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है और मेरी जो फ्लेक्सर मसल है वो शॉर्टन हो रही है और फ्लेक्सर मसल के जो ऑपोजिट मसल है एक्सटेंशन मसल्स वो लेंथन हो रही है। ऑल राइट। सो इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शन इन विच द फ्लेक्सर मसल शॉर्टन्स ड्यूरिंग एक्शन व्हाइल एक्सटेंशन मसल्स लेंथन इन साइज। वन ग्रुप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स रिलैक्सेस। जैसे बाइसेप्स कर्लिंग हो गया, लिफ्टिंग डंबल्स हो गया। अब कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज की ऑपोजिट हो जाएगी एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज। कॉन्सेंट्रिक में मैं क्या कर रही थी, अपवर्ड मूवमेंट थी, डंबल को ऊपर ले रही थी। अब जब मैं डंबल को नीचे करूंगी तो क्या होगा, मेरी जो फ्लेक्सर मसल है, बाइसेप्स वाली मसल्स है, वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी और मेरी जो एक्सटेंशन मसल्स है वो शॉर्टन होगी। ठीक है, तो हियर द एक्सटेंशन मसल्स शॉर्टन इन लेंथ whereas flexor muscles lengthen during the action. Here the extension muscles contract while flexor muscles relax. जैसे पुशअप हो गया, बेंच प्रेस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी था। आइसोटोनिक एक्सरसाइज का मतलब क्या है, वो एक्सरसाइजेस जहाँ पे मूवमेंट भी विजिबल है और जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो बढ़ती है और घटती है। अब आइसोटोनिक में 2 टाइप होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। जो अपवर्ड मूवमेंट होगा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो हो जाएगा एक्सेंट्रिक। ऑल राइट। तो एडवांटेजेस क्या होगा आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के, डायनामिक स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी बिल्ड होता है। एंड्योरेंस का क्या मतलब है कि फटीग की कंडीशन में भी, थकान की कंडीशन में भी अगर आपकी बॉडी काम कर रही है तो वो होता है एंड्योरेंस। मसल्स गेन मास अलोंग विथ थिकनेस। जैसे आप बाइसेप्स कर्लिंग कर रहे हो तो आपके मसल्स भी बिल्डअप होते हैं, बाइसेप्स बनते हैं। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अभी हमने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पढ़ा। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या आ जाता है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, चांसेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंजुरीज इफ
बॉडी इज नॉट प्रॉपरली वार्म्ड अप, मैंने कोई प्रॉपर वार्म अप नहीं करा और डंबल्स उठाने लगे तो क्या होगा, मुझे स्ट्रेन हो सकता है। समटाइम्स इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आइसोमेट्रिक में क्या था, हम कहीं पर भी कर सकते थे, योगा कहीं पर भी कर सकते थे, पुशिंग अ बॉल कहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में कभी कभी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। लास्ट हमारी होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। These strength training exercises were introduced by Perrin in 1968. Isokinetic is derived from the Latin word which means same motion. Iso का मतलब है same और kinetic एक physics का word है जिसका मतलब होता है motion. तो isokinetic का मतलब हो जाएगा same motion. In these exercises, there is movement along with continuous tension in both flexure and extension muscles. ठीक है, अब जैसे कि मैं बाइसिकल चला रही हूँ, ठीक है, पेडल के साथ जब मेरा पाँव ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरी फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स दोनों का मूवमेंट हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है। Here, both flexure and extension muscles have tension along with full range of movements upward and downward. Both type of muscles are developed simultaneously. जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ के एडवांटेजेस क्या होगा, इसमें हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, डायनेमिक स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, और ये जो एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट हर गेम के लिए इफेक्टिव है। इसमें एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होता है, और हमारी सारी ही टाइप की स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ी, मैक्सिमल स्ट्रेंथ मतलब हम कितना वजन उठा सकते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हम कितना वजन उठा सकते हैं और कितने कम टाइम में उठा सकते हैं, एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी थकान की कंडीशन में भी हम कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हो गए कि इसमें स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसको एक्सपर्ट के अंडर ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों ही स्ट्रेंथ के समराइज्ड वर्जन इस चार्ट में हम देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो हैं जिसमें हमारी जो मूवमेंट्स है वो विजिबल नहीं है, एक ही जगह पर हम परफॉर्म करते हैं और वर्क डन यहाँ पर 0 होता है। आइसोटोनिक में हम क्या करते हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं वो विजिबल होती है, सम वर्क इज डन यहाँ पर। और आइसोकाइनेटिक वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बोथ फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स साइमल्टेनियसली डेवलप होती हैं और यहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। और बाकी पॉइंट्स आप चार्ट में देख सकते हैं। हमारे फिजिकल फिटनेस का सेकंड कंपोनेंट है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस जैसे कि हमने डिस्कस करा कि थकान के कंडीशन में भी हमारी बॉडी अगर किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाती है, अच्छे से कर पाती है, तो उसको बोलते हैं एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी और इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी जो रेसेस होती हैं वहाँ पे जो ये प्लेयर्स होते हैं, इनका जो एंड्योरेंस है उसको डेवलप करने में काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, क्योंकि प्लेयर्स थक जाते हैं। जैसे कि 400 मीटर की रेस है और 300 मीटर तक आते आते प्लेयर काफ़ी ज़्यादा थक गया है, तो 300 से 400 मीटर का जो सफ़र है वो अगर तय कर पाता है, वो रेस को कंप्लीट कर पाता है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, वो अपने एंड्योरेंस का यूज़ करेगा और 300 से 400 मीटर का जो सफ़र है उसको तय कर लेगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सारे ही प्लेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं और एक कंपोनेंट जो विनिंग टीम को जीतने वाले मुकाम तक पहुंचाता है वो होता है एंड्योरेंस। दोस्तों, एंड्योरेंस के भी 2 टाइप होते हैं, अनएरोबिक जिसको हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस या मस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एरोबिक एंड्योरेंस जिसको हम लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अनएरोबिक का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि वो जो एंड्योरेंस है वो कम टाइम के लिए होता है, एंड मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं होता है, तो बॉडी एनर्जी डिराइव करती है मसल्स में जो एटीपी स्टोर होता है उनसे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द पर्सन डज एन एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम मसल्स। ठीक है,
एरोबिक का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का मतलब क्या है? ये एंड्योरेंस थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होता है। और कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो द पर्सन डज एन एक्टिविटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल गया है। अनएरोबिक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी है या एब्सेंस है। शॉर्ट टर्म है यानी छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। और मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है? बॉडी एनर्जी कहाँ से ले रही है? मसल्स में स्टोर एटीपी से। अब अनएरोबिक एंड्योरेंस भी दो टाइप का होता है, स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। वो एंड्योरेंस जो स्पीड देता है, या फिर वो एंड्योरेंस जहाँ पे इंटेंसिटी या स्पीड ज़्यादा होती है। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब क्या है? वो एंड्योरेंस जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको भी डीप में पढ़ेंगे। तो पहला है अनएरोबिक शॉर्ट टर्म या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू सस्टेन इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी सच एज वेट लिफ्टिंग। तो इसका पहला टाइप क्या है? स्पीड एंड्योरेंस। इन दिस एक्टिविटी इज डन विथ हाई स्पीड और इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम किसी भी एक्टिविटी को अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो हम कम टाइम के लिए ही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी इज डन विथ हाई स्पीड और इंटेंसिटी। द एंड्योरेंस इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, दैट इज 30 to 60 सेकेंड्स विथ 80 to 90% टॉप स्पीड एबिलिटी। यानी अगर मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती हूँ तो यहाँ पर मैं 80 किलोमीटर्स या 90 किलोमीटर्स की स्पीड से दौड़ूंगी। ठीक है, it produces high level of lactic acid and causes a lot of fatigue, mostly required in medium distance races, that is 400 meters, swimming, basketball, tennis. अब इसका एग्जाम्पल सिंपल सा देती हूँ। पर्सन कंप्लीटेड 300 मीटर रेस और वो बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत फटीक है, बट यूज्ड शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस फॉर लास्ट 100 मीटर। ठीक है, तो उसने शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का यूज़ करा, यानी कि बॉडी की जो मसल्स में जो एटीपी स्टोर होता है उस एनर्जी को खींचा और बहुत ही कम टाइम के लिए, 100 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 60 सेकेंड्स। तो उसने उस सेकेंड्स के लिए वो एंड्योरेंस का यूज़ करा और रेस को कंप्लीट कर लिया। तो ये जो एंड्योरेंस होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, 30 to 60 सेकेंड्स का। और इसमें टॉप स्पीड कितनी होती है हमारी? 60 to 90% टॉप स्पीड एबिलिटी हमारी होती है। समझ गए? इसका दूसरा होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब स्पीड एंड्योरेंस में क्या हो रहा था? इस एंड्योरेंस का यूज करके हम स्पीड को बढ़ा रहे थे या स्पीड ला रहे थे। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है इस एंड्योरेंस को यूज करके हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एंड्योरेंस इन विच द एक्टिविटी इज डन पावरफुली एंड फोर्सफुली फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी 2 से 3 मिनट। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा स्पीड एंड्योरेंस था, यहाँ पे क्या था? 30 to 60 सेकेंड था, लेकिन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या हो रहा है? 2 से 3 मिनट है। ठीक है, दिस एंड्योरेंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, दिस ऑल्सो रेफर टू एज मस्कुलर एंड्योरेंस। इट इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन मसल एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बोलो या एटीपी बोलो। ठीक है, दिस एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन रेसलिंग, बॉक्सिंग, यानी बॉक्सर लास्ट के 2-3 मिनट में थक रहा है, लेकिन आखिरी मुक्का मारने के लिए लास्ट के 2-3 मिनट में वो अपने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का यूज करता है और जोर से मुक्का मार के जीत जाता है। तो वहां पे उसने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का यूज किया। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा होता है एरोबिक लॉन्ग टर्म या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज हेल्पफुल व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड स्पीड इज स्लो। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को बहुत स्पीड से करेंगे तो उसकी जो टाइम होगा वो कम होगा। अब यहाँ पे हम स्पीड स्लो कर रहे हैं तो हम ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एनर्जी फॉर वर्कआउट। क्योंकि इसका नाम क्या है? एरोबिक, यानी हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और एनर्जी कहाँ से आ रही है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एनर्जी फॉर वर्कआउट। यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक होता है एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग, फुटबॉल। जैसे रोड साइकिलिंग करते हैं तो बहुत लंबा सा रास्ता है, तो साइकिल वाला ऐसा नहीं कि फटाफट एकदम बहुत ही स्पीड से जा रहा है, वो कंटिन्यूसली जा रहा है। थोड़ी उसकी स्पीड स्लो है लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी एक्टिविटी को, तो यहाँ पे वो एरोबिक एंड्योरेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ऑलराइट, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट एरोबिक एंड अनएरोबिक। अनएरोबिक में हमारी बॉडी कहाँ से एनर्जी ले रही है? मसल्स में से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक नहीं है। एंड एरोबिक में क्या हो रहा है? मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम से ले रही है।
तो दोस्तों बहुत सारी मेथड होती हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने की, जैसे कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूस मतलब अगर किसी प्लेयर को मैं इस मेथड से ट्रेनिंग दे रही हूँ तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी कंटिन्यूसली जाना है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको कंटिन्यूसली जाना है। स्लो का मतलब है वो धीरे धीरे जा सकता है। फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग का मतलब है कि उसको जल्दी जल्दी जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी। और वेरिएबल का मतलब है कभी वो धीरे धीरे जा सकता है, कभी वो तेज तेज जा सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन बीच में उसको ना तो ब्रेक मिलेगा ना ही रेस्ट मिलेगा। दूसरी होती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसमें होती है स्लो और एक्सटेंसिव, फास्ट और इंटेंसिव। इसका मतलब है जब मैं किसी प्लेयर को इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से ट्रेन कर रही हूँ और उसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो जब वो स्लो या फिर एक्सटेंसिव मेथड से ट्रेन हो रहा है तो वो पहले मीडियम दौड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा वॉक करेगा, फिर थोड़ा मीडियम दौड़ेगा, फिर वॉक करेगा और ऐसे वो ए से बी तक जाएगा। फास्ट और इंटेंसिव में क्या होगा, पहले वो फास्ट दौड़ेगा, फास्ट स्पीड से दौड़ेगा, फिर वो स्लो वॉक करेगा या बीच में रेस्ट ले लेगा, फिर वो फास्ट दौड़ेगा और फिर वो स्लो दौड़ेगा या रेस्ट लेगा और इस तरीके से वो बी पे पहुंचेगा। इंटरवल में मतलब मैं उसको बीच में ब्रेक दे रही हूँ, रेस्ट दे रही हूँ, ठीक है। कंटिन्यूसली में उसको कंटिन्यू जाना है, चाहे वो स्लो स्पीड में जाए, फास्ट स्पीड में जाए या वेरिएबल स्पीड में जाए, ठीक है। और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, मैं एक प्लेयर को नेचुरल एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दे रही हूँ, जहाँ पे जैसे उसके कॉलोनी में ही ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो पहले वो रोड पे चलेगा, वो माउंटेन्स में कहीं चला जाएगा, रिवर्स पे जाएगा, वहाँ से जंप करेगा, बीच में रेस्ट करेगा। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में उसको मैं बता दूंगी कि तुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और इतने टाइम में पहुँचना है, या इतना डिस्टेंस कवर करना है और इतने टाइम में करना है। अब वो किस तरीके से कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कब रेस्ट कर रहा है, कब दौड़ रहा है, कब चल रहा है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम इन सारी ही मेथड्स को डीप में जानेंगे। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जैसे कि हमने बात करी कि कंटिन्यूसली ए से पॉइंट बी तक जाना है, बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। Continuous training method is one of the oldest method in which a player performs an activity for long duration without having any rest, break or interval in between. It develops very high level of endurance. Example, running from point A to point B without break, swimming, etc. तो इसमें पहली होती है स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड द स्पीड और पेस इज सेट स्लो बट द ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट और डिस्टेंस इज लॉन्ग। यहाँ पे स्पीड तो स्लो है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट हो जाएगा 1 से 2 घंटे का, डिस्टेंस हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर, हार्ट रेट यहाँ पे मेंटेन होगी 140 से 170 बीट्स पर मिनट, वर्क इज डन एट स्लो पेस एंड विदाउट ब्रेक, 50 to 70% ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी। यानी अगर मैं 100 किलोमीटर चल सकती हूँ 1 घंटे में, तो मैं यहाँ पे चलूंगी 50 किलोमीटर या फिर 70 किलोमीटर 1 घंटे में। एग्जाम्पल, यूज्ड बाय मैराथन रनर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स। क्योंकि यहाँ पे बास्केटबॉल हो गया या फुटबॉल हो गया, यहाँ पे क्या होता है, स्पीड तो स्लो होती है लेकिन गेम का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करके इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है फास्ट यानी यहाँ पर स्पीड फास्ट है। कंटिन्यूस का मतलब है कि इसमें भी ए से पॉइंट बी तक जाना है विदाउट हैविंग एनी ब्रेक। सो द एक्टिविटी इज परफॉर्म विद फास्टर पेस एंड विदाउट ब्रेक। यहाँ पे ड्यूरेशन कितना होगा, 15 से 30 मिनट का। स्लो में हमने क्या रखा था, टाइम ज़्यादा रखा था, कितना रखा था, 1 से 2 घंटे। यहाँ पे क्या है, 15 से 30 मिनट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहेगा, 5 to 10 किलोमीटर्स। हार्ट रेट यहाँ पे मेंटेन होगा 160 से 200 बीट्स पर मिनट। और वर्कआउट हम यहाँ पर करेंगे 70% to 90% ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी। तो ये किस गेम में यूजफुल होती है, जैसे कि हम टेनिस देखते हैं, यहाँ बैडमिंटन देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पेस ऑफ एक्टिविटी बहुत फास्ट होता है, जल्दी जल्दी खेलते हैं बैडमिंटन या फिर टेनिस। और फुटबॉल में क्या होता है, धीरे धीरे खेलते हैं, पेस स्लो रहता है लेकिन गेम लॉन्ग होता है। यहाँ पे गेम शॉर्ट होता है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं प्लेयर्स को कैसे ट्रेन करूँगी, फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से। ऑल राइट, नेक्स्ट होता है हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। यानी यहाँ पे दोनों ही पेस, कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड, ठीक है।
वेरिएबल का मतलब है कभी आप फास्ट पेस हो जाएंगे, कभी आप स्लो पेस हो जाएंगे, और कंटिन्यूस का मतलब है कि ब्रेक तो नहीं आपको मिलेगा। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, कभी आप तेज तेज दौड़ के जाओ, कभी आप धीरे धीरे दौड़ के जाओ, पर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा और आपको ये एक्टिविटी विदाउट ब्रेक ही कंप्लीट करनी है। इन दिस मेथड द स्पीड और पेस कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑल्टरनेट स्पीड फ्रॉम फास्ट टू स्लो इज डन विदाउट एनी ब्रेक। इसमें ड्यूरेशन होता है 30 to 60 मिनट्स, डिस्टेंस होता है 10 to 5 किलोमीटर्स और हार्ट रेट होता है 140 to 200 बीट्स अ मिनट। वर्कआउट इज डन 40% to 100% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। अब इन द बिगनिंग द स्पीड ऑफ वर्कआउट इज फास्ट, as fatigue increases the speed of workout is brought to medium and so on। यानी जब हम शुरू करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करते हैं, तेज़ स्पीड के साथ करते हैं, और जैसे जैसे हमको थकान महसूस होने लगती है, फटीक महसूस होने लगता है, तो हम अपनी स्पीड को कम कर देते हैं और मीडियम स्पीड पर आ जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं। और ये जो ट्रेनिंग मेथड है ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स के लिए इफेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। तो जितना भी हमने डिस्कस करा है वो इस चार्ट में है, और इस तरीके से हमारी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है वो खत्म हो जाती है। हमारी अगली ट्रेनिंग मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो हमने जैसा डिस्कस करा था, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या हो रहा है, हम थोड़ा काम करवा रहे हैं, फिर रेस्ट दे रहे हैं, फिर काम करवा रहे हैं, फिर रेस्ट दे रहे हैं, फिर काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस ट्रेनिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेरेंस ट्रेनिंग, ये याद रखना एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। दिस मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्डेमार एंड ग्रेशियर एंड वॉज मॉडिफाइड बाय रेंडेल। दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए इस मेथड को बेस्ट मेथड देखा जाता है। इन दिस मेथड द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी इज फॉलोड, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल वर्कआउट इज डन इन स्मॉल पार्ट्स वेयर इनकम्प्लीट रेस्ट इज गिवन बिटवीन ईच वर्कआउट। वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ हार्ड वर्क फॉलोड बाय अ टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वन ट्रेनिंग सेशन। तो यहाँ पे अगर मैं 1:1 की इंटरवल ट्रेनिंग मेथड करवा रही तो यहाँ पे इक्वल ड्यूरेशन है। अगर 1 घंटे की एक्टिविटी करवा रही हूँ तो 1 घंटे का रेस्ट दे रही हूँ, एंड 1:2 है तो वर्क ड्यूरेशन हाफ होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट। इनकम्प्लीट रेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि पूरा आराम से उसको रेस्ट करने नहीं देते हैं। जैसे 5 मिनट की अगर मैंने उसको एक्सरसाइज करवाई तो 2 मिनट का रेस्ट दूंगी, फिर 5 मिनट की एक्सरसाइज करवाऊंगी, 2 मिनट का रेस्ट दूंगी, ठीक है। इसलिए इनकम्प्लीट रेस्ट इसको बोला जाता है। तो दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग के भी 2 मेथड होते हैं, स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फास्ट इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो दोस्तों पहली है स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहले तो आप ये चार्ट देखो, क्या हो रहा है, हम मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं और फिर रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट किस फॉर्म में कर रहे हैं, स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीदिंग। फिर हम वापस से मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं और फिर ब्रेक कैसे ले रहे हैं, स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीदिंग। समझ गए। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होता है 5 से 10 किलोमीटर का, या फिर वर्कआउट का टाइम होता है 30 मिनट से लेके 1 घंटे का। डिस्टेंस यहाँ पे 300 से 800 मीटर हो सकता है, या फिर 2 to 5 मिनट्स वर्कआउट एट मीडियम पेस, ठीक है। स्पीड ऑफ वर्कआउट इज 60 to 80%। फ्रीक्वेंसी इज 15 to 20 टाइम्स, यानी इस एक्सरसाइज को मैं एक सेशन में 15 से 20 बार करा सकती हूँ। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट रहेगा 1 to 3 मिनट्स आफ्टर ईच रेपिटेशन। हार्ट रेट यहाँ पे रहेगा 140 to 170 बीट्स अ मिनट, और मोड ऑफ रिकवरी इज वॉक और स्लो जॉगिंग। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा स्लो वॉकिंग कर रहे हैं, फिर मीडियम स्पीड रनिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा स्लो वॉकिंग कर रहे हैं। तो ये किस गेम में इफेक्टिव रहेगी ट्रेनिंग, हॉकी में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी देर तक मैदान में होना रहता है, ठीक है। तो एंड्योरेंस बिल्ड हो जाता है इससे हमारा। तो दीज ट्रेनिंग मेथड्स आर इफेक्टिव इन द गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। हेल्प्स इन बिल्डिंग एरोबिक एंड्योरेंस, जनरली यूज्ड व्हेन प्रिपरेशन टाइम इज मोर। जब प्लेयर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की इस ट्रेनिंग मेथड को, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को अपनाते हैं। अब फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या हो रहा है, टेबल में देखो, तेजी से दौड़ रहा है, वेरी फास्ट रनिंग, फिर ब्रेक कैसे ले रहा है, स्लो रनिंग विद डीप ब्रीदिंग,
फिर फास्ट रनिंग कर रहा है और फिर स्लो वॉकिंग विद डीप ब्रीदिंग। यहाँ पे वो स्लो वॉकिंग की जगह रेस्ट भी रह सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो वॉक ही करे। दैट इज़ वाई इसका नाम इंटरवल ट्रेनिंग है, यानी एक्टिविटी के बाद रेस्ट ले रहा है। तो रेस्ट वो स्लो वॉकिंग के रूप में भी ले सकता है या फिर टिपिकली बैठ के जो रेस्ट लेता है वो भी ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंसेस 2 to 5 किलोमीटर या फिर वर्कआउट का टाइम होता है 15 to 30 मिनट्स। डिस्टेंसेस 80 to 300 मीटर और 30 सेकेंड्स to 2 मिनट्स वर्कआउट एट फास्ट पेस। स्पीड यहाँ पे रहती है हमारी 80 to 100% ऑफ एबिलिटी। रिपीटिशन होता है 15 से 20 बार। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट होता है 1 to 3 मिनट्स आफ्टर ईच रिपीटिशन। हार्ट रेट इज केप्ट अराउंड 170 से 220 मिनट। मोड ऑफ रिकवरी इज स्लो वॉक और रेस्ट। हेल्प्स इन बिल्डिंग अनएरोबिक एंड्योरेंस। Almost all players of various games practice this method and generally followed when preparation time is less. जब प्रिपरेशन टाइम बहुत होगा तो हम क्या करेंगे, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और जब प्रिपरेशन टाइम कम होगा तो हम क्या लेंगे, फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ऑल राइट, तो दोस्तों व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये हमारे एरोबिक और अनएरोबिक एंड्योरेंस को बिल्डअप करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरोबिक में क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक होता है, और अनएरोबिक में क्या होता है, हम जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एटीपी में से, यानी मसल्स में जो एटीपी होता है उससे। तो दोनों ही एंड्योरेंस को इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बिल्ड करता है। इजी टू एडमिनिस्टर एज कोच कैन इजीली सुपरवाइज द ट्रेनिंग। ईजिली जो हमारा सुपरवाइजर है वो ट्रेनीज पर नजर रख सकता है, उनको कोच कर सकता है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू रेस्ट एंड रिकवरी सो फटीग चांसेस आर लेस। तो जैसा कि हमने इंटरवल में देखा, वर्कआउट कराते हैं फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट फिर रेस्ट, तो क्या होता है, हम रेस्ट और रिकवरी पे भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो अच्छा होता है। इफेक्टिव फॉर प्लेयर्स ऑफ ऑल गेम्स एट इट डेवलप स्पीड अलॉन्ग विद एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस तो बिल्ड हो ही रहा है, और जब हम उनसे दौड़ा भागी करवा रहे हैं तो उनकी स्पीड भी अच्छी हो रही है। इन लेस नंबर ऑफ डेज हाई एंड्योरेंस कैन बी अचीव्ड। कम दिनों में ज़्यादा इंड्योरेंस को या अच्छे इंड्योरेंस को हम अचीव कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर रनर्स। रनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी रेसेस में एंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इन ट्रेनिंग मेथड से हम एंड्योरेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें हम दे सकते हैं स्लो ट्रेनिंग मेथड और फास्ट ट्रेनिंग मेथड्स। ये सारे ही पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो। दोस्तों हमारी लास्ट ट्रेनिंग मेथड है एंड्योरेंस में फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, जिसको हमने डिस्कस करा कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में एक प्लेयर को ट्रेन कर रहे हैं। सो फार्टलेग इज अ स्वीडिश टर्म विच मीन्स स्पीड प्ले। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओ एस्ट्रैंड एंड गोस्ता हॉल्मर। This method is effective for the development of endurance. In this method, athlete uses natural resources and environment for workout. Thus, the natural track is utilized for running. Athlete is set free to run from a starting point with his own pace, fast or slow. Athlete is made to free to choose his path, shortcut or long route. Athlete may take rest by sitting or walking or slow jog. But it is important that the athlete reaches the finishing point in the desired time. तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, उसने स्टार्ट करा तो वो शॉर्टकट लेके डायरेक्टली माउंटेन को हटा सकता है और फास्ट रनिंग कर सकता है, या वो चाहे तो वो माउंटेन से होते हुए नीचे आ सकता है, वॉक कर सकता है, जॉग कर सकता है, फिर रेस्ट कर सकता है, फिर बीच में रिवर आ गई तो रिवर के ऊपर से जंप करके या रिवर को पार करके फिर वो मिक्स्ड रनिंग कर सकता है, फिर ऐसे करके वो अपने एंड पॉइंट पर आ सकता है। तो दोस्तों इसका एडवांटेजेस क्या होगा कि बहुत सारी क्रिएटिविटी बिल्टअप होती है, क्योंकि जब नेचुरल आप रूट से जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आगे क्या है। माउंटेन आपको जंप करते आ जाएगी, रिवर को पार करते आ जाएगा, आपको जंपिंग आ जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बिल्टअप होती है, ठीक है। नेचुरल मोटिवेशन विद अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, मज़ा भी आता है बहुत। डेवलप्स कैलिबर ऑफ टैकलिंग सिचुएशंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं रास्ते में, तो एक प्लेयर का कैलिबर डेवलप होता है कि उसको सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए। आर्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर आपको देख नहीं रहा है, आपके साथ नहीं जा रहा है, तो आपको खुद ही सब कुछ करना है। एंड एथलीट लर्न्स टू कंट्रोल हिज स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको नहीं बता रहा है कि स्पीड अब स्लो करना है, अब तेज करना है, अब बैठना है, तो वो खुद ही खुद को सुपरवाइज कर रहा है। पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अननोन रूट है, नेचुरल रूट है, तो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग, एक्चुअल में तो एक एथलीट को एक्चुअल ट्रैक पर चलना है, एज सच तो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसकी कोई रेस नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग।
कोच कांट हैव फुल चेक ऑन एथलीट, क्योंकि सुपरवाइजर या कोच उसके साथ नहीं जा रहा है तो वो उसको रास्ते भर सुपरवाइज नहीं कर सकता है। एंड पाथ में बी डेंजरस और मे लूज डेस्टिनेशन। अब नेचुरल पाथ है तो हो सकता है वो डायरेक्शंस भूल जाए, कहीं गुम हो जाए, या डेंजरस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी ट्रेनिंग मेथड्स थी एंड्योरेंस को बिल्ड करने की। फिजिकल फिटनेस का नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर पेस, यानी जब हम किसी भी मूवमेंट को बहुत ही तेजी से कर पाते हैं तो वो होती है स्पीड। इट इज द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर स्प्रिंटिंग एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फास्ट रिस्पॉन्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो हमारी जो स्पीड होती है वो 4 टाइप की होती है। पहला होता है रिएक्शन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस। जैसे कि रेस होने वाली है और जैसे ही जो रेफरी है उसने विसल बजाई और मैंने जो यहाँ पे दौड़ना शुरू करा तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन उसने जैसे ही विसल बजाई और मैंने दौड़ना शुरू करा, उसमें कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन टाइम। जैसे कि प्लेयर स्टार्ट रनिंग एज सुन एज द विसल इज ब्लोन बाय द रेफरी। नेक्स्ट होता है एक्सेलरेशन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है, लेकिन जब मैं बीच में पॉइंट बी में आई तब मैंने अपनी हाईएस्ट स्पीड को अचीव कर लिया। तो ए से बी तक मुझे कितना टाइम लगा अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने के लिए? वो हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम। स्पीड ऑफ मूवमेंट, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मुझे जाने में जितना भी टाइम लगा वो हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ मूवमेंट। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन। और लोकोमोटर एबिलिटी, इट इज द मेंटेनिंग टॉप स्पीड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विद चेंज इन डायरेक्शन। मैं अपने टॉप स्पीड को, अपने मैक्सिमम स्पीड को कितने ड्यूरेशन के लिए मेंटेन कर सकती हूँ, वो हो जाएगा मेरा लोकोमोटर एबिलिटी। तो दोस्तों स्पीड को ट्रेन करने के लिए भी 2 मेथड होती है, एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड और पेस रन ट्रेनिंग मेथड। तो दोस्तों हमारी पहली स्पीड की ट्रेनिंग की मेथड क्या हो गई? एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड। तो पहले आप इसको समझो, इससे पहले ये समझो कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है। और एक्सेलरेशन क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि जब हम अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेते हैं। तो समझो कि मैं पॉइंट ए से निकली थी और पॉइंट बी तक आते आते मैंने अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लिया। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जोन हो जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन जोन को डेवलप करने के लिए मैं एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड को अपनाती हूँ। ऑल राइट, एक्सेलरेशन इज द कैपेसिटी टू अटेन मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम। दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप द एक्सेलरेशन जोन इन रेसेस। ठीक है, अब जैसे ही एथलीट भागने लगा वैसे ही तो अपनी टॉप स्पीड में नहीं आएगा, थोड़ी देर भागेगा और कुछ डिस्टेंस पे जाके अपनी टॉप स्पीड को अटेन करेगा। तो वो एक्सेलरेशन जोन जो होता है, जब उसने भागना शुरू करा था और जब उसने अपने टॉप स्पीड को अचीव कर लिया, तो वो एक्सेलरेशन जोन को डेवलप करती है हमारी एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड। दिस ट्रेनिंग इज परफॉर्म फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन। तो यहाँ पे हम स्पीड मेंटेन करते हैं 90 to 100% ऑफ द एबिलिटी। डिस्टेंस कवर करते हैं 20 to 30 मीटर इन 4 to 6 सेकेंड्स। इस एक्टिविटी को हम रिपीट करते हैं 5 to 10 टाइम्स। इसमें हम रिकवरी पीरियड यानी रेस्ट देते हैं 2 to 5 मिनट्स का और प्रॉपर वार्म अप देते हैं। ऑल राइट, समझ में आ गया? इसमें हम एक्सेलरेशन जोन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी पेस रन ट्रेनिंग मेथड। पेस का मतलब ही है कि हम एक स्टेबल स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पेस इज सेटिंग अ स्टेबल स्पीड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस। तो यहाँ पे हम ट्रेडमिल का यूज़ करते हैं। ट्रेडमिल पे हम एक पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं। इन दिस मेथड द स्टेबल पेस और कांस्टेंट स्पीड इज मेंटेन्ड अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर डिस्टेंस through various ways like continuous feedback by coach during running, like coach calls runner up, speed up more or slow down. Sometimes the speed is announced by coach to the runner so that athlete can cover certain distance in a certain time. तो जो कोच है वो बार बार याद दिलाता रहता है ताकि जो एथलीट है
वो सर्टन टाइम में सर्टन डिस्टेंस को कवर कर ले। Nowadays the modern machine called treadmills are used to provide pacing। तो हम पेसिंग जो है यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन करने में ट्रेडमिल जो है हमारी मदद करता है। इन दिस मेथड द स्पीड इज केप्ट अराउंड 50 to 90% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। डिस्टेंस कैन वैरी फ्रॉम 200 to 800 मीटर। This method develops anaerobic endurance for longer duration, thus constant pace can be achieved। और इस मेथड को हम 3 से 4 बार करते हैं एक वीक में। So what are the advantages of speed development? It improves reaction time of athlete, thus athlete takes quick start as race begins। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, रिएक्शन टाइम क्या होता है? जैसे ही रेफरी ने विसिल बजाई और यहाँ पे प्लेयर ने दौड़ना शुरू किया, वो होता है रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो उसको डेवलप करने में मदद करता है। डेवलप्स एक्सेलरेशन एबिलिटी, दस इट हेल्प्स एथलीट टू रीच मैक्सिमम स्पीड इन द बिगनिंग। तो एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब ही है मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम, तो उसको डेवलप करने में स्पीड डेवलपमेंट मदद करता है। इट डेवलप्स द कैपेसिटी ऑफ एन एथलीट टू एडजस्ट हिज टॉप स्पीड। अपने टॉप स्पीड को वो एडजस्ट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। एंड इट इंक्रीजेस द अनएरोबिक एंड्योरेंस। तो ये जो स्पीड डेवलपमेंट वो अनएरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाता है। अनएरोबिक का मतलब क्या है? बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। और एनर्जी कहाँ से आती है? मसल्स में जो एटीपी होता है उससे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। जब हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में घुमा फिरा पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट ड्यू टू स्ट्रक्चर, सराउंडिंग, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड मसल्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स में डिफरेंस क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही सिंपल है। जब मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेती हूँ विदाउट एनीवन्स हेल्प, ठीक है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले ही सब कर लेती हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ या कोई भी योगा पोज कर रही हूँ और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प के साथ मैं उसको कर पा रही हूँ, तो वो हो जाएगा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प, लाइक स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर। ऑलराइट, अब हमारी जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ पे मैं खुद से ही सब कुछ कर रही हूँ, वो 2 टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। तो इसमें पहला होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, जैसे कि चक्र आसन, एक ही जगह पर करूंगी। और डायनामिक क्या मतलब क्या होता है? इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड व्हाइल इन मोशन, जैसे कि डाइविंग जब हम करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे डेवलप हो रही है लेकिन वहाँ पे मोशन भी है। ऑलराइट, तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग मेथड्स 2 टाइप की होती हैं, स्टैटिक और बैलिस्टिक, जैसे कि हमने डिस्कस करा। In active flexibility method of training, player performs flexibility exercises without any external help, और वो 2 टाइप की होती है, static। In this method, individual performs various slow stretching exercises from stationary position and holds the final position for some time, performed without any external help, जैसे कि चक्र आसन, हल आसन, भुजंग आसन, जितने भी आसन हो गए जो किसी की मदद के बिना परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगी हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के अंदर आएंगे। और बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी में हमने क्या था? इंडिविजुअल परफॉर्म्स वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस व्हाइल इन मोशन। It is performed without any external help, like swinging the hands to side, swinging the trunk to sideward, forward, backward, ये जो हम करते हैं, ठीक है, तो ये जगह एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में ही आएगा। मतलब हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं और विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो जाता है? जब हम किसी योगा पोज को परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग एक्टिविटी जिसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो हो जाएगी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। In this method of flexibility, player performs various flexibility exercises with external help. In this method, muscles are stretched by external help, like partner supporting for flexibility, use of stretch ropes. अगर मैं किसी रोप की वजह से भी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, रोप की भी मदद ले रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हेल्प में आएगा और वो भी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, केयर शुड बी टेकन एंड जर्की फोर्सफुल प्रेशर शुड बी अवॉइडेड एंड कंसिडर्ड एज मोस्ट इफेक्टिव एंड पेनफुल टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब है जब हम अपनी बॉडी को बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से यूज कर पाते हैं, परफेक्शन के साथ, इफिशिएंसी के साथ मूवमेंट्स को कर पाते हैं,
तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। इट इन्वॉल्व्स द सेंसेस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट मूवमेंट। जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि जो आंखों से हमारा बैट्समैन एनालाइज करता है कि बॉल आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, और फिर अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करता है उस बॉल को हिट करने के लिए, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू चेंज डायरेक्शंस क्विकली एंड इफेक्टिवली। जैसे कि मैं बहुत तेजी से दौड़ के जा रही हूँ और अचानक से मोड़ आ गया तो मैं अपनी बॉडी को मोड़ पाती हूँ, ठीक है। जब मैं मुड़ रही हूँ उससे तो मैं अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इट इज मेनली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन दैट डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम। तो हर गेम के लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग गेम होते हैं तो अलग अलग गेम में सिचुएशंस के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालना, रिएक्ट करना, वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है। पहला है अडैप्टिव एबिलिटी। It enables modification of motor activity on the basis of comparison or anticipation of new or changing condition। यानी situations के हिसाब से अपनी बॉडी को अडेप्ट करना आ जाता है अडेप्टिव एबिलिटी में। बैलेंस एबिलिटी का क्या मतलब है? योगा पोजेस करते हैं तो वहाँ पे उनको बैलेंस की जरूरत होती है। इट इज द एबिलिटी टू कीप बॉडी इन स्टेबल पोजिशन। कॉम्बिनेशन एबिलिटी, जब हम पार्शियल मूवमेंट्स को पुट करते हैं टुगेदर टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, तो वो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू पुट पार्शियल मूवमेंट्स टुगेदर इनटू मोर कॉम्प्लेक्स movement। Kinesthetic ability, ability to use the physical body skillfully and to take in knowledge through bodily sensation। यानी bodily sensation के थ्रू हम नॉलेज लेते हैं और फिर अपनी बॉडी को जब हम skillfully यूज करते हैं तो वो हो जाती है kinesthetic ability। rhythm ability, जैसे कि हम जिम्नास्टिक्स में देखते हैं, it is the ability that enables to grasp motor movements and expresses movement in a very coordinated वे। और लास्ट होती है ओरिएंटेशन एबिलिटी, एबिलिटी टू एनालाइज एंड चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू एनी एक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्रिकेट में बॉल आ रही है, कैच करना है तो अपनी फिजिकल बॉडी को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मूविंग ऑब्जेक्ट टू कैच दैट बॉल। तो वो हो जाएगी हमारी ओरिएंटेशन एबिलिटी। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 10 है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से पीई यूनिट 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।